बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू के प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपका मेज़बान रिज़वान अरशद अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आज का हमारा टॉपिक है आस्क ए जीपी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से हमारे जितने भी डॉक्टर साहबान हैं, जो जीपी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो बहुत ज़्यादा जो है अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे और लोग उनको फ़ोन कर कर भी पूछते हैं, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो तमाम कॉलों का जवाब दे सकें। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस्लाम चैनल उर्दू ने अपने तमाम नाज़रीन को ये एक अपॉर्चुनिटी मुहैया की है कि वो हमसे बराह रास्त सवालात कर सकते हैं, ऐसे सवालात कि जिनके जवाबात उनको अपने मुकामी जीपी से अभी तक नहीं मिल सके। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और ना ही ये तजवीज़ किया जा रहा है कि वो जीपी को जाकर देखें और उनसे बिलमुशाफ़ा कोई एडवाइस हासिल करें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जीपी डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम पहले हर हफ्ते के दिन नशर होता था, लेकिन आज से ये प्रोग्राम हर इतवार को शाम 6 बजे नशर हुआ करेगा। आप हमारा ये प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आप ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। नाज़रीन, बहुत जल्द आप के लिए हम अपनी टेलीफोन लाइंस ओपन कर देंगे, जिस पर आप डॉक्टर साहब से किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। आपको हमारी स्क्रीन्स के ऊपर टेलीफोन नंबर नज़र आ जाएगा और आप अपना सवाल फेसबुक के ऊपर भी दे सकते हैं। वहाँ से भी हम अपने डॉक्टर साहब के पास वो सवाल आपका लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका तसल्ली बख्श जवाब हम आपको दे सकें। नाज़रीन, मैं मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है मजमूई तौर पर। पहले इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ बयान की गई, लेकिन अब ये एक हकीकत है कि ये एक वबा है। इसने दुनिया के तमाम इलाक़ों में अपने असरात छोड़े हैं, इससे अमवात हुई हैं, सबको ये यकीन आ गया है। तो आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताएँगे कि इस वक्त यूके के अंदर कोविड-19 की क्या सूरत हाल है? थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सूरत हाल है वो पूरे दुनिया में मुख्तलिफ है इस वक्त। यूके में फ़ॉर्चुनेटली हम थोड़ा डिक्लाइन की तरफ हैं अभी। जो सूरत हाल अप्रैल और मई में थी उससे हम काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गए हैं, और उसकी एक वजह यह भी है कि लोगों में शऊर ज़्यादा आ गया है, लोगों को इस वायरस के बारे में पता ज़्यादा चल गया है। लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी मास्क पहनना, 2 मीटर का डिस्टेंस रखना, हाथ धोना, यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र एक्सेट्रा वगैरह, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना। तो आई थिंक उसके बेनिफिट्स हमें आ रहे हैं और जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है और होपफुली फ्रॉम इन कमिंग फ्यू वीक्स थिंग्स आर स्लोली ओपनिंग अप और जुलाई से होपफुली काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी। प्रॉब्लम यह है कि कोविड जिस तरह से फैला मुख्तलिफ़ जगहों पे पहले आया, लाइक चाइना में फ़र्स्ट बहुत ज़्यादा वेव आई और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया में ये फैल गया। इसी तरह कोविड का एक ग्राफ जो हम नोट कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ है। तो जैसे कि यूके में या यूरोप में पीक आया और अब वो थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लाइक सब कॉन्टिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान में इस वक्त उसका पीक हो रहा है। सही है। तो वो लोग आज उस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं जो कि हम शायद अप्रैल और मई में हम जा रहे थे, वो सूरत हाल आज वहाँ पे हुई हुई है। तो उसके लिए ज़ाहिर है उन लोगों के लिए भी यही इस वक्त लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है हमारे व्यूअर्स बहुत सारे जिनकी फैमिलीज़ हैं या जो हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं इस सिलसिले में। तो उनके लिए भी यही एडवाइस है कि जो कि अब खैर इस वायरस के बारे में थोड़ा सा हमें ज़्यादा पता है, जितना अप्रैल में हम यहाँ जब यूके में हम प्रोग्राम्स करते थे तो हमें जो पता था अब उससे ज़्यादा हमको पता चल चुका है। तो लेकिन फिर भी वही एडवाइस हम दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिला वजह गैर ज़रूरी जगहों पे ना जाएं, मजबा ना लगाएं,
उन लोगों से मिलें जिनको थोड़ा सा आपको ट्रस्ट है कि इनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों से मिल रहे हों। हाथ वगैरह मिलाने से गुरेज करें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें। तो वही तमाम एडवाइस इस वक्त भी हैं ताकि रिसर्च ना हो, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू और सवाल उठ रहा है पूरी दुनिया में कि क्या ये वायरस का रिसर्च होगा, और ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए हमें उस चीज़ को सबको जहन में रखना चाहिए, और ये जो एक है ना कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए सबकी कि सब लोगों को अपना एक रोल अदा करना है इस पूरे पेंडेमिक से डील करने में। हर शख्स को, हर घर को चाहिए कि वो चीज़ों को फॉलो करे ताकि सारे लोग जो हैं वो हम इसी ट्रेंड पे चलते रहें बेसिकली। डॉक्टर साहब, आपने इसकी चीज़ें बताई, अलामात भी और इसका ग्राफ भी। इसमें आपने एक बड़ी अहम बात की है कलेक्टिव एफ़र्ट की। देखें, यहाँ पर बहसियत नेशन जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कलेक्टिव एफ़र्ट में आपने एक चीज़ इंक्लूड की जो हमारे एशियन बैकग्राउंड फैमिलीज़ हैं उनके लिए सबसे बड़ा मैटर करती है, वो है घर। अब सूरत हाल कुछ ऐसी भी होती है कि घर के अंदर वालिदैन या बच्चे होते हैं, उनका आपस में घुलना मिलना होता है, और कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं कमाई की गरज से, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो किससे मिल रहे हैं, क्या जिससे मिल रहे हैं उसको कोविड-19 है या नहीं है। और फिर जब वो वापस घर आता है तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ कल्चर इस तरह का है कि वो हाथ भी मिलाता है, वो बच्चों को हक भी करता है, ख़वातीन के साथ भी बैठता है, खाना खाता है। तो उनको आप किस तरह से एडवाइस करेंगे कि वो फैमिली स्ट्रक्चर भी उनका वैसा रहे, उसके अंदर भी दरार ना पड़े, और इस वायरस की जो बेख्तियाती है उससे भी वो बच सकें और उसके असरात से महफूज रह सकें? देखिए, उसके लिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में इसके लिए जो सिंपल एक मेथड है ना, गो बैक टू द बेसिक्स, वो ये है कि जो हम पहले से एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, एक तो इसकी अवेयरनेस। बहुत सारा एशियन फैमिलीज़ में एक तो जो बड़ा मसला है, इसकी यकीन नहीं है लोगों को कि यार ये वायरस है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले तो लोगों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ये एक हकीकत है, और इसको आप सीरियस नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता इसका बहुत नुकसान भी हो सकता है लोगों को। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि फैमिली में नंबर 1। नंबर 2, काम के लिहाज से मेरा एक मशवरा अभी भी लोगों को यही है कि जो शख्स अपने घर से काम कर सकता है, उसका इस तरह का कोई काम है कि वो घर से कर सकता है, चला सकता है, तो ही शुड स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम, नंबर 1। अगर उसको घर से बाहर निकलना है तो गो टू बेसिक अगेन, 2 मीटर का डिस्टेंस रखें व्हेन यूजिंग एनी ट्रांसपोर्ट, और या जिस तरह भी वो जा रहे हैं या जहाँ काम करते हैं उस जगह को अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मास्क ज़रूर पहने अगर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ धोने का अमल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अगर साबुन से हाथ धोते हैं 20 सेकंड के लिए, उससे अक्सर जो ज़्यादातर वायरसेस हैं वो मर जाते हैं, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस एज वेल। और इसकी हर जगह आजकल तशहीर है, हर लोगों को हर जगह पता है कि किस तरह हाथ धोना है, क्या करना है। तो एक ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि गैर ज़रूरी लोगों से ना मिलें, जिनका आपको वेयर अबाउट्स का नहीं पता, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आप जिस आदमी से मिल रहे हैं, तो अपना एक बबल, हम आजकल लोगों को बता रहे हैं कि एवरीबडी शुड हैव देयर ओन बबल्स। मीनिंग बबल्स के मुराद ये है कि ऐसा एक ग्रो होना अपने आप फैमिलीज़ में या दोस्तों में जिन पे आपको ट्रस्ट है कि दे आर नॉट इररिस्पॉन्सिबल एंड मीटिंग 100 ऑफ पीपल एंड ब्रिंग द जम्प्स एट होम। सो आपको वो एक इस तरह हर एक को अपना एक बबल बनाना है, और उन लोगों से ही राब्ता रखें जिनसे कि और फिर जब घर में इंटर हों तो हाथ धोएं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात होती है तो आपके अपने कपड़े चेंज करें। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स एंड एवरीथिंग व्हेन यू एंटर इनटू द हाउस। सो वो गो बैक टू बेसिक, और उसमें लेट गो ना करें क्योंकि अभी भी ख़तरा टला नहीं है। सही। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त सेहत है ज़िंदगी, और हमारे साथ डॉक्टर इमरान गौहर मौजूद हैं। आप हमारी स्क्रीन के ऊपर, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स। आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं हमें, और डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं जो भी सवालात हैं कोविड-19 के हवाले से भी, या किसी भी किस्म का जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। हमारे पास ये फ़ोरम मौजूद है, आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकें। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनके कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मुआज है। मेरा सवाल ये है कि जो ख्वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो प्रेग्नेंट ख्वातीन हैं, उस हवाले से, उनके हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं? उनको कोई ख़ास खतरा लायक हो सकता है, चाहे वो यंग भी हों? जी, थैंक यू, शुक्रिया।
नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं इस वक्त, उनसे भी हम पहले सवाल ले लेते हैं, फिर दोनों सवालों का जवाब हम इकट्ठे दे देंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? जी जी ये मोहम्मद ताहिर डरबी से बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब, मुझे डायबिटीज और ब्लड अकाउंट लो है और आयरन भी लो है, हीमोग्लोबिन भी लो है और वाइट सेल हाई हो गए हैं। ओके, हाई हो गए? हाई हो गए हैं। अच्छा। और हेमेटोलॉजिस्ट ने ब्लड टेस्ट किया है, उसने कहा है कि कैंसर नहीं है। तो इसके बारे में कोई वजाहत बता दें। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जी डॉक्टर साहब। तो पहला जी जो सवाल था वो प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड कोविड का। तो फॉर्चुनेटली अभी तक जो भी रिसर्च आई है उसमें ये नहीं है कि कोविड जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ ज़्यादा मुतासिर करता है। आई थिंक इसका एग्जैक्टली द सेम रूल अप्लाई टू प्रेग्नेंट लेडीज़। एहतियात, वॉशिंग हैंड्स। उन्होंने कहा जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही हैं, दूध पिलाने में भी जो भी प्रेग्नेंट हैं या दूध, उसमें कोविड का कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जो लोग, सो कोविड इज़ एग्जैक्टली सेम फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। और फॉर्चुनेटली वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ उनको उस तरह अफेक्ट नहीं करता, ना वो प्लासेंटा से जाता है, बच्चों में ट्रांसमिट होने की कोई अभी तक एविडेंस है, जो बच्चों में मुंतकिल होता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो लेकिन एहतियात उनकी भी एग्जैक्टली द सेम एज नॉर्मल पर्सन, तो उनको भी यही करना चाहिए। ताहिर साहब ने सवाल किया कि डायबिटीज़ और आयरन लो है, हीमोग्लोबिन और WBCs। अगर ताहिर साहब की मैं एज पूछना भूल गया एक्चुअली, लेकिन अगर जो सबसे पहली चीज़ किसी भी मर्द में या औरत में, स्पेशली मर्दों में अगर आयरन लेवल कम आता है या हीमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है जी, तो इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। सबसे पहले ब्लड काउंट वगैरह कराते हैं। उसके अलावा एंडोस्कोपीज़ वगैरह होती हैं, यानी कि कैमरा चेक थ्रू द माउथ एंड दे चेक, बट डिपेंड ऑन द हिस्ट्री एज वेल, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल में बता रहा हूँ। या फिर फ्रॉम द बैक पैसेज एज वेल दे डू द कैमरा चेक टू सी खुदा न खास्ता कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने मेंशन किया कि WBCs काउंट्स आर हाई। WBCs काउंट हाई का मुराद ये है कि कोई ना कोई कहीं इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लेकिन आयरन लेवल का लो होना, हीमोग्लोबिन का लो होना मर्दों में, उसको इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आई डोंट नो कैमरा चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कैमरा चेक की ज़रूरत है उनको। उससे कोई भी बाउल का जो कैंसर है या स्टमक का खुदा न खास्ता कोई ब्लीड है किसी वजह से, उसका भी पता चल जाता है। तो आई थिंक मेरी मशवरा ये हो कि इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन कराएं। और WBC अगर थोड़े से हाई हैं तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन है तो उसको इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है वीकली और 2 वीकली बेसिस पे। सही हो गया। नाज़रीन, आप अपने सवालात कर सकते हैं डॉक्टर साहब के, किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि यहाँ पर वेदर जो है वो अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक वीक के अंदर सनशाइन है, उसका टेम्परेचर 23-24 तक जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर टेम्परेचर वही 7-8 भी आ जाता है। रेन का सीज़न है और फिर कोविड-19 भी है साथ। तो इस सूरत हाल के अंदर जो लोग बाहर जाते हैं यानी उनका टेम्परेचर जो है वो क्रॉस होता है, कभी वो होते हैं कोल्ड के अंदर, कभी वो थोड़ा कम होते हैं। उसकी वजह से क्या उनकी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, या आजकल हाई फीवर के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, तो ये ऐसी सूरत हाल आजकल मुमकिन है कि हो? हे फीवर में ये बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं और वो डरे हुए होते हैं कि उनको कोविड तो नहीं हो गया। इसकी जो एक सबसे बड़ी डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं वो ये हैं कि एक आदमी जिसको कि हिस्ट्री है फीवर की, फ़र्ज़ करें उसको हर साल इस सीज़न में नज़ला, ज़ुकाम, इची आइज़, इची नोज़, वाटरी नोज़, स्नीजिंग, कॉफिंग वगैरह होती है, तो वो एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर किसी शख्स को पिछले साल भी ये हुआ था और इस साल इसी वक्त वही सिम्टम हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हे फीवर के सिम्टम्स हैं। उसके लिए सारी मेडिकेशन ओवर द काउंटर है। लाइक हे फीवर के लिए टैबलेट्स हैं, एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स वगैरह हैं, नेज़ल स्प्रेज हैं, आई के लिए ड्रॉप्स हैं, थ्रोट के लिए लॉजेंजेस वगैरह अवेलेबल है। ज़्यादातर 99% मेडिकेशन जो है हे फीवर की ओवर द काउंटर है। इसके अलावा आप मास्क वगैरह पहन लें। फॉर एग्जांपल लोगों को पॉलन से बहुत एलर्जी होती है, आजकल डिफरेंट लोग डिफरेंट पॉलन से, तो मास्क पहने, उसमें कोविड में भी पहने वैसे ही पहने, तो उससे भी हे फीवर में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। जो एक बड़ा जो सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग आजकल पूछ रहे हैं कि हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, उसमें यह है कि कोविड में जो है ना नया सिम्टम हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किसी शख्स को नई खांसी आई है
उसको नॉर्मली खांसी नहीं होती, उसको कोई दमे का मसला नहीं है, कोई सांस का कोई इशू नहीं है, या हे फीवर को भी कोई इशू पास में नहीं रहा, और अचानक उसको नई खांसी आती है, तो हम उसको बोलते हैं दैट्स मोर साइन ऑफ कोविड साइड, यू नो, या कोई नया नज़ला या नया सोर थ्रोट। तो कोई भी चीज़ नई जो कि पहले से मुख्तलिफ है और पहले कभी नहीं हुई या हिस्ट्री नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली यू शुड लुक इनटू कोविड टेस्टिंग एंड कोविड सिम्टम्स। अगर आपको हे फीवर का, ज़्यादातर जो लोग हे फीवर के सफ़र करते हैं या एलर्जीज़, उनको अंदाज़ा होता है एक्चुअली, वो उनको क्योंकि हिस्ट्री होती है कोई ना कोई, या फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उनको वो थोड़ा सा अंदाज़ा नॉर्मली होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कन्फ्यूजन है तो अपने जीपी से फ़ोन करके पता कर सकते हैं, और ओवर द काउंटर मेडिकेशन सारी अवेलेबल है आजकल तो हे फीवर के लिहाज से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पर्सनल भी और नाजरीन के लिए भी, वो ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम, लेकिन सुनने में ये बात भी आई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सिम्टम्स पहली दफ़ा नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको फ़ीवर नज़र आया, उनको लगा कि उनका जिस्म दर्द कर रहा है, लेकिन समहाउ वो जीपी के पास नहीं जा सके, हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सके, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ दे फील बेटर। ठीक है, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि किसी फ़र्द को कोविड-19 हुआ हो और वो बग़ैर किसी मेडिकेशन के ठीक हो गया हो? बिल्कुल ठीक। तो अच्छी बात यह है कि 80% लोग, 80% लोगों को साइलेंट होता है कोविड के कोई सिम्टम ही नहीं होते, या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे आपने जिक्र किया। तो उसमें लोगों को बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं और वो 5 से 10 दिन में बेहतर हो जाते हैं। तो यस, कोविड के अगेन इसीलिए हम कहते हैं इनको हम साइलेंट कैरियर्स बोलते हैं, जो लोग जिनको के कोविड के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। तो आजकल तो खैर टेस्टिंग बहुत हो गई है। अप्रैल में हम लोग जब प्रोग्राम करते थे उस ज़माने तो बड़ा टेस्टिंग का इशू था। आजकल तो बहुत टेस्टिंग है, अगर किसी को ज़रा सा भी शक है कोविड के सिम्टम्स का तो करा लें। फ़र्ज़ कीजिए अगर उसको लगता है मुझे कोविड हुआ है, माइल्ड सिम्टम्स हैं और टेस्ट नहीं भी करा पा रहा, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, दे शुड सेल्फ आइसोलेट फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते वो अपने चाहें कि घर में रहें, 2 लोगों से कांटेक्ट ना करें। सेल्फ आइसोलेशन की हर जगह गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे, NHS की वेबसाइट पे हर जगह लिखा हुआ है अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किस तरह करना चाहिए। तो वो बग़ैर किसी काम पे जाना छोड़ें, 2 वीक को सेल्फ आइसोलेट करें, अपने लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से बिल्कुल दूर रहें ताकि आप उनको ट्रांसफ़र ना कर सकें। याद रखें कि अगर आपको चाहे सिम्टम्स हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप कोविड को 14 दिन तक दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो चाहे माइल्ड हो या सिवियर सिम्टम्स हो, आपकी ट्रांसमिशन जो है ना वो आप कर सकते हैं लोगों में। तो पहले दिन जिस दिन सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं उससे लेके 14 दिन तक हम कहते हैं कि आप सेल्फ आइसोलेट कर लें। अगर फ़र्ज़ कीजिए टेस्ट करा लिया है, पॉजिटिव आया है, तो एक ईजी कैलकुलेशन के लिए हम कहते हैं जिस दिन टेस्ट कराया था उससे 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन कर लें। तो ये ज़रूरी है कि आप इस बहस में ना पड़ें कि मैं सही हो गया हूँ। 14 दिन कम से कम आपको सेल्फ आइसोलेशन करनी चाहिए, और ताकि आप दूसरों में मुंतकिल ना कर सकें। सही। डॉक्टर साहब, आपने बात की है ट्रांसमिशन की, यानी आप एक फ़र्द दूसरे फ़र्द में ये ट्रांसमिट कर सकते हैं 14 डेज़ में। आपके अपने एक्सपीरियंस में क्या ऐसी कोई बात आई है कि किसी फ़र्द के अंदर कोविड-19 था लेकिन उसको पता नहीं चल सका उस वक़्त, लेकिन उससे किसी और फ़र्द में उसका वायरस जो है वो मुंतकिल हुआ है, और उसके मुंतकिल होने से जिस फ़र्द में मुंतकिल हुआ है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया हो या अपनी जान से हाथ धो बैठा हो, लेकिन जिसके ज़रिए मुंतकिल हुआ है उसको पता भी ना हो या उसको कुछ हुआ भी ना हो और वो दोबारा अपनी सेहत में आ गया हो? बहुत सारी मिसालें इस तरह की। और एक्चुअली जो ज़्यादातर ट्रांसमिशन हुआ ही इसी तरह है कि लोगों को पता ही नहीं था और उन्होंने ट्रांसमिट किया। मैं आपको मिसाल दूँ, मेरे एक पेशेंट, मियाँ बीवी को दोनों को हुआ। बीवी बिल्कुल सही से रिकवर कर गई, मियाँ नहीं रिकवर कर सका उसका और ही डाइड, ऑल्दो ही वाज़न्ट दैट ओल्ड एक्चुअली, ही वाज इन हिज mid-50s। बट तो यू आर राइट, होता ये कि शायद एक आदमी के लिए कोविड, इसीलिए तो ये वायरस इतना डेंजरस है एक्चुअली कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है एक आदमी को ये इतना असर ना करे, लेकिन जो साथ जिसको ट्रांसफ़र हुआ है उसको कर दे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये भी है कि आप शायद, और एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो ज़्यादातर जो अभी तक पता चला है उससे ये है कि जो लोग सेहतमंद हैं या थोड़े जवान हैं तो उनकी रिकवरी बेहतर हो जाती है बनिस्बत हाई रिस्क पेशेंट्स के, जो कि उम्र रसीदा हैं और जिनको कोई और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सेहतमंद हैं तो आप परवाह किए बगैर अपने घर चले जाएं, क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके लिए वायरस इतना ख़तरनाक नहीं हो, लेकिन आपकी वालदा के लिए, आपके वालिद के लिए, आपकी खाला के लिए, आपके दोस्त, मतलब जो भी शख्स किसी ने कोई बीमारी है तो उनके लिए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। सही है। तो इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है कि सेहतमंद लोग भी एहतियात करें, इसलिए नहीं कि जस्ट के उनकी सेहत है, उनके अपने प्यारों के लिए भी करें, क्योंकि हो सकता है वो उनके लिए तो कोई ख़तरा ना हो, लेकिन जिस घर में कोई बुज़ुर्ग हैं उनके लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना, ये सारी सबकी कलेक्टिव एफर्ट और घर वालों की होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जिन घरों में उम्र रसीदा लोग हैं उनको तो बल्कि ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए उनके बच्चों को या उनके जो भी रहते हैं, ताकि कहीं उनकी बदएहतियाती की वजह से उनको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो आई थिंक everybody has to be very responsible right now. डॉक्टर साहब, इसमें आपने बात की है एज गैप की भी। इस वक्त तक के जो नताइज हैं उसमें एज गैप क्या है, कौन सा एज गैप ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है? इफ़ेक्ट तो सब हो सकते हैं, लेकिन लीथल ज़्यादा ख़तरनाक जो है, ये हम कह रहे हैं कि जो लोग 65-70 प्लस हैं उनके लिए ज़्यादा होता है। लेकिन इफ़ेक्ट तो कोई भी हो सकता है। बहुत सारी डेथ्स हैं जो कि यंग लोगों को हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे हमारी उम्र होती है तो हमें दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, उसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी कम होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ। तो ज़ाहिर है कोई भी वायरस अटैक करता है तो वो ज़्यादा असर कर सकता है और हमारी जो बॉडी है उसको सही से फ़ाइट नहीं कर पाती जिस तरह के यंग लोगों करती है। तो एवरेज यही है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जिनको क्रिटिकल इलनेसेस वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल किडनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई सीरियस हार्ट इश्यूज़ या ब्रीदिंग प्रॉब्लम लाइक एस्मा, COPD वगैरह है, तो उनके लिए भी काफ़ी रिस्की होता है ये कोविड। और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, अभी हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर साहब को पास में एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा उम्र 48 है, कमिंग जनवरी 20 नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी मेरा 49 हो जाएगा। मैं एक दफा शादी किया था और 2 वीक लास्टिंग किया, डिवोर्स किया। मैं बहुत तकलीफ उठाया 2-3 साल, बट मेरा उनको साथ कोई सेक्स नहीं हुआ, 2-3 वीक हुआ। और बांग्लादेश में, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है, मैं लंकाशायर में रहता हूँ। 49 उम्र हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना है, मेरा कंसल्टेंट को भी पूछा है जवाब क्वेश्चन, ये मैं दादी बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ जनाब, मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। उस लड़की का उम्र अगली 8 अगस्त वो भी 32 हो जाएगा। को मालूम है उसका बारे में, प्रिंसेस बेट्रिस, उसका डैड को भी मालूम है। मैं शफीकुल आलम शफीक कह रहा हूँ, बार्नली से लंकाशायर में, यूनाइटेड नेशन व्हाइट हाउस। ये जो खराब टेररिस्ट है ना, उसामा बिन लादेन ने वो ट्विन टावर उड़ा दिया जनाब। मैं प्लेन में था इंग्लैंड। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अभी हमने जो सवाल लिया है इनसे लंकाशायर से जो हमें कॉल कर रहे थे, हम इसका जवाब ब्रेक के बाद देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत कम है इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये हमारा प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर देख रहे हैं, सेहत है ज़िंदगी, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आस्क GP। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब। इनसे आप किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। आपके पास हमारी डायरेक्ट लाइंस टेलीविज़न की मौजूद हैं, आप वहां पर अपना सवाल दे सकते हैं। कोविड-19 के हवाले से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, जनरल हेल्थ के बारे में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा फ़र्द जो फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, वो अपने किसी अज़ीज़ के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए, बेटी के ज़रिए उनको अपना मैसेज दे सकता है, वो हमसे बराह रास्त सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि कोशिश करें आप कि अपना सवाल जो है वो मुख्तसर रखें, स्पेसिफ़िक रखें। उसके साथ जब आप सवाल करें तो अपना नाम, अपना एज और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको आप डॉक्टर साहब से पूछें, ताकि डॉक्टर साहब के लिए भी ये चीज़ आसान रहे कि वो आपके सवाल का बेहतर अंदाज के अंदर जवाब दे सकें। आप प्रोग्राम को देखते रहिए। अभी हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में नाजरीन, ब्रेक के बाद मैं रिजवान अरशद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से। आप ख़ुद भी एक GP को रन करते हैं, सर्जरी को रन करते हैं, तो इस वक्त आप किन हालात के अंदर काम कर रहे हैं या किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपने काम को?
बस हम लोग की सर्जरी के जो बहुत बड़ा चेंज आया है एक्चुअली कोविड की वजह से। वर्किंग स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले जैसे हम फेस टू फेस अपॉइंटमेंट ज़्यादातर देते थे, वो मार्च से बिल्कुल बंद हो गई। तो वो एक सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि हम जिस तरह से काम करने का तरीका है या जैसे हम ट्रेंड हैं, हम उस बिल्कुल पेशेंट को देख नहीं पा रहे। ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हो रही है फ़ोन पे या वीडियो कंसल्टेशंस पे अब शुरू हुई है। अब आहिस्ते आहिस्ते पेशेंट्स फेस टू फेस हम देख रहे हैं, लेकिन वी आर वेरी केयरफुल और ट्रियाज करते हैं कि किसको बुलाना है नहीं बुलाना है। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशंस वगैरह ये वो मेक श्योर करें कि लोग मास्क वगैरह पहन के आएँ और वो लोग आएँ जो कि लो रिस्क हैं। तो हम ट्रियाजिंग ज़रूरी होती है, जीपीज़ या नर्सेज मेक श्योर करते हैं पहले उनसे बात करके कि इस लो रिस्क पेशेंट सर्जरी में बुलाने के लिए। फ़र्ज़ करेंगे कि अगर कोई शख्स सर्जरी में आ जाता है और कोविड पॉजिटिव होता है और वो दूसरों में फैलाता है तो सर्जरी के बंद होने के चांस होते हैं। तो कितने लोग मुतासर होंगे। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग जो कि बुज़ुर्ग हैं, ब्लड टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते और दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि लोग आजकल हॉस्पिटल से डरे में और सो ज़ाहिर उनका नेक्स्ट प्रोटोकॉल वो है सर्जरी है। तो हम आहिस्ते आहिस्ते इस चीज़ों को ओपन कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों का बिहेवियर और इवन डॉक्टर्स का, जीपीज़ का बिहेवियर और वर्किंग स्टाइल इस कोविड ने चेंज कर दिया। हम पहले भी फ़ोन कॉल्स तो बहुत करते थे, लेकिन वीडियो कंसल्टेशंस इतनी आम नहीं थी। तो उसके ये अब कोविड की वजह से ये हुआ है कि लोगों में बड़ी एक्सेप्टेंस आ गई है एक तो कि दे वांट टू टेक द एडवांटेज फ्रॉम वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स जो भी। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मैं एक पेशेंट हूँ आर्थराइटिस का। जी जी हेलो जी सुन रहे हैं जी जी। आर्थराइटिस पेशेंट हूँ। मेरा को 11 साल पहले मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। अब मुझे दोबारा वो शिकायत आ गई है। मैं बहुत सख्त परेशान हूँ और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। मुझे ये समझना है कि क्या ये दोबारा हो सकती है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका था और मैंने 9 साल बड़े ही क्वाइट टाइम में गुजारे हैं, लेकिन अब जो है मैं तकलीफ में हूँ। प्लीज मुझे इसके लिए इन्फॉर्म कीजिए कि बता दीजिए कि मुझे आगे मुझे किस तरह बढ़ना है। मुझे जीपी से अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो जीपी कहते हैं कि आप फौरन हॉस्पिटल में चले जाएं। तो हॉस्पिटल में मुझे थोड़ा सा मैं अपने आप को अब कंसर्न हूँ कि मैं 74 साल की हूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगी। तो मुझे थोड़ी कंसर्न है। मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। अच्छा, कुछ सवाल आपसे करूंगा। आपका नाम और एज बताएंगी? बेटा मेरा नाम सकीना है और मेरी एज 74 है। 74 जी। और आपका जो ऑपरेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 1911 में हुआ था। और उसकी वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस थी? जी, उनका था कि मेरा वो जो एक मोरा था ना वो थोड़ा स्लिप कर रहा था। जी जी। उसकी वजह से उन्होंने फिर मेरा ऑपरेशन किया था। फिर मैं उसके बाद अल्लाह का शुक्र ठीक हो गई थी। अब मैं 9 साल गुजारे हैं, लेकिन अब बेटा मुझे तकलीफ 3-4 दिन से बहुत ज्यादा है। 3-4 दिन से हुई है। ठीक है मैं आपको बताता हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी भी कॉल लेते हैं और फिर हम इकट्ठा उनका जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं जी जीपी साहब से बात कर सकती हूँ? जी बोलें, मैं सुन रहा हूँ। अपना नाम और एज बताएं और सवाल करें। जी, मैं मिसेस हसन बोल रही हूँ और मेरी एज 73 है। जी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेले हम दोनों रहते हैं। जी। और जब से ये बीमारी शुरू हुई है तो हम बहुत केयर करते हैं और बहुत बिल्कुल आइसोलेटेड होके रह रहे हैं। कहीं से मिलते नहीं, कहीं रिश्तेदारों से, बच्चों से, किसी से भी नहीं। बस सिर्फ सवाल मेरा ये है कि अब 4 महीने से हमने एक मेड रखी हुई थी जो कि काम करके 3 घंटे जाती थी। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं उसको वापस बुला लूँ तो वो 3 घंटे करके चली जाए और मैं घर से चली जाऊँ, कार में बैठी रहूँ। तो इस तरह से हो सकता है? केयरर का इशू है आपका बेसिकली, जो आप थोड़ा डरी हुई है कि केयरर कहीं वायरस ना ले आए। जी। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा मशवरा दूंगा। जी डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, तो हम उनकी भी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बोलूं? जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी नाम बता दें, एज एंड क्वेश्चन। मिसेस आरा बर्मिंघम से। जी। तो एज 68। जी। वो डॉक्टर साहब से पूछना है, ये मेरी उम्र है जो मैं बता रही हूँ, और मुझे अस्थमा भी है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर, ऐसे आर्थराइटिस भी। तो मेरे लिए थोड़ा बाहर निकलना कैसा है, कैसे मैं एहतियात करके जाऊँ?
और जा सकती हूँ थोड़ा या नहीं जा सकती? ओके जी, बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, 3 महीने से तो अंदर हूँ, लेकिन आप स्टेरॉइड ले रही हैं एस्मा के लिए? अभी फिलहाल नहीं ले रही, लेकिन जब तकलीफ ज्यादा होती है तो लेनी पड़ती है। डायबिटीज है आपको? जी डायबिटीज है। डायबिटीज भी आपको? मैं आपको ले रही हूँ जी, मैं आपको, और ब्लड प्रेशर भी, बीपी भी आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी डॉक्टर साहब, आपके पास 3 सवाल आता जी। सबसे पहले सकीना जो कि 74 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने सवाल किया कि आर्थराइटिस का उनका ऑपरेशन हुआ था और 3-4 दिन से उनको फिर बैकएक का फ्लेयर अप हुआ है। तो सकीना को अभी इतनी जल्दी डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि आर्थराइटिस के ऑपरेशन के बाद इतने साल के बाद कभी भी कोई भूल चूक या उठाने से या कोई चीज़ रखने से ये फ्लेयर अप हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला मशवरा है थोड़ा सा रेस्ट कर लें थोड़े दिन, और अगर पेन किलर्स वाइज या पैरासीटामोल रेगुलर ले लें। एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स आते हैं, अगर वो यूज़ कर सकती हैं, एलर्जी नहीं है तो वो यूज़ कर लें। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस अगर उनको नुकसान नहीं है, एस्मा और या कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं है और वो लेती हैं तो वो ले सकती हैं, वो बहुत यूज़फुल होती हैं। वार्म कंप्रेसेंस या कोल्ड कंप्रेसेंस लगाते हैं पीछे बैक में, उससे बहुत आराम आ सकता है। तो हो सकता है उनको एक इंसिडेंटल फ्लेयर अप हुआ और इंशाल्लाह ताला वो थोड़े दिन में बेहतर हो जाए। तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस इतना ख़राब फ्लेयर अप है कि आप नीचे के लेग्स में चीज़ों को फील नहीं कर पाते या बाथरूम नहीं जा पाते, पेशाब पखाना नहीं कर पाते, तो हाँ दैट इज़ समथिंग सीरियस। लेकिन जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, 90% लोगों का ऐसा नहीं होता। तो उनको चाहिए कि जैसे मैंने जो चंद चीज़ें बताई हैं वो पहले फॉलो करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और अगर फिर भी सही नहीं होता तो अपने जीपी से मशवरा करें। मे बी द बेस्ट थिंग नेक्स्ट इसके एक्सरे करा लें वो दोबारा, लेकिन अभी इतनी जल्दी इतना डरने की कोई बात नहीं है। सही हो गया, ठीक है। जो दूसरा सवाल था मिसेस हसन ने किया था, और जो कि काफ़ी लोगों के जहनों में है, और लोग इस वजह से, क्योंकि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन है जो घरों में अकेले रहते हैं, और उनके वाहिद बाहर से इंटरेक्शन जो है ना वो अपने केयरर्स के थ्रू ही है। सही है। और जो लोग घरों में आते हैं या घरों से बाहर जाते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या मैं बाहर चली जाऊँ जब केयरर घर में आए। ये कर भी सकती हैं, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा, पहली बात तो जो केयरर आ रही है उस पर उनका कितना एतमाद है, वो उसके साथ अच्छी तरह से बात करें, उसकी मूवमेंट्स क्या हैं, वो कितनी केयरफुल है लोग अपने इन्वायरमेंट में एज़ वेल। कि फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत ज़्यादा जगह काम कर रही है तो हाई रिस्क हो जाती है। अगर वो चंद ही घरों में जाती है और आपको पता है कि काफ़ी केयरफुल है, केयरर यानी कि अब मास्क पहनती है, हाथ धोती है, या उसको ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है, तो वो लो रिस्क हो जाता है और उसको आप आने दें। और जब घर वो आए तो ज़ाहिर है मेक श्योर करें कि वो मास्क पहने, मेक श्योर करें कि वो ग्लव्स पहने, और जैसे घर में इंटर हुए तो हाथ धोए। अपने अगर गाउन पहनना चाहते हैं तो प्लास्टिक गाउन्स आते हैं, वो उसके लिए आप एक रख दें कि वो गाउन पहन ले, अपने काम वाम करे, और उसके बाद वो बेसिकली हाथ धो के एहतियात करें, उससे फासला रखें। देखें लाइफ स्लोली तो नॉर्मल आनी है। सही है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम एहतियात करें और इस तरह चीज़ों को रखें। वो बाहर अगर बैठना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा कोई फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन यह है कि एहतियात करके उससे ओपन डिस्कशन करें पहले तो केयरर से जो भी आती है, और उसके बाद प्लान करें कि वो किस तरह इसको मैनेज करना चाहती हैं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ज़ाहिर लाइफ हैज़ टू गो बैक टू नॉर्मल, और दैट समथिंग एवरीबडी हैज़ टू इनकाउंटर। एक दूसरा सवाल, एक और सवाल था जी, एक और सवाल था मिसेस आरा जिन्होंने पूछा, 68 ईयर ओल्ड, उनको एस्मा भी है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और वो अब बाहर जाना चाहती हैं। इट्स अ चैलेंजिंग टाइम, ख़ास के पीपल हु आर एल्डरली और या उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं कि वो बाहर जाए ना जाए। मेरा मशवरा ये होता है कि अगर आप घर के अंदर आपके गार्डन हैं, या फ़र्ज़ करें कि कोई सिक्लूडेड जगह है जहाँ पे कि आप वॉक कर सकते हैं, हर शख्स को जो भी सेल्फ़ आइसोलेट कर रहा है, चाहे वो एल्डरली हो या ना हो, या हाई रिस्क हो या ना हो, उसको चाहिए कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, वॉकिंग, आजकल तो वेदर भी अच्छा है, बाहर जाएं, अपने गार्डन है तो गार्डन में चले जाएं, बालकनी है तो बालकनी में जाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉकिंग करें। तो ये उनके लिए मशवरा ये होगा कि स्लोली अपने, एक तो पहला ये करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर उनको कहीं बाहर भी जाना है तो ऐसी जगह जाएँ जब रश ना हो। अभी भी देखें ख़तरा टला नहीं है और वो मौजूद है बहरहाल, बिल्कुल। हाँ, एंड शी इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट, सो उनको ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, एवरीथिंग शी शुड कैरी विद हर। एंड अगर वो बाहर जाती हैं तो बहुत देख के जाएं। मेरा मशवरा होगा कि ना जाएं पहले ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे कि थोड़ा सा रश हो, या शॉपिंग वगैरह में कोई और कर सकता है शॉपिंग, आपको ज़रूरी तो नहीं है जाना। सही है। अगर घरों वालों से मिलना है तो मैं तो अभी बहुत एहतियात का कहूँगा कि ऐसे लोगों से मिलें जिनको कि जानती हैं और जिनकी उनको पता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं,
और जरासीम को घर लेकर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ 2 और कॉलर मौजूद हैं, तो अभी हम कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, मैंने पता करना था कि मुझे ना मसल का बहुत ज़्यादा मसला मेरे हो रहा है और मसल मेरे बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तो मैंने अपने जीपी से बात की थी, लेकिन जीपी कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या इसका आपकी एज क्या है? आपकी एज और नाम बताइएगा। मेरा नाम साइमा है और मेरी एज 41 है। 41। और साहब ये कब से हो रहा है? जी तकरीबन मुझे 2-3 साल से ये मसला था, लेकिन अभी ये बढ़ता जा रहा है और डे बाय डे ज्यादा हो रहा है कि मैं बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा मैं खड़ी नहीं रह सकती। ऑल ओवर द बॉडी या स्पेसिफिक कोई मसल्स हैं? नहीं ऑल बॉडी की है। तो ज्यादातर जो है ना मेरे हेड से ज्यादा, यानी कि हेड की तरफ से ज्यादा तकलीफ है मेरी। अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा सा बताऊंगा फिर। यस, नेक्स्ट कॉलर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्वेश्चन कीजिएगा और नाम बताइएगा। जी मेरा नाम शहबाज है और मैं वेम्बले से बात कर रहा हूँ सर। जी शहबाज जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपका जो है वो प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है और अल्लाह पाक जो है वो ऐसे ही आपके प्रोग्राम जो है वो अच्छे से अच्छे ही चलते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे जो है ना ये थंब के ऊपर हुई थी इंजरी, तकरीबन 2 वीक हो गई है इसको ना। ग्राउंड पे मैं गिरा था, मेरा हाथ जो है वो लगा वो नीचे जमीन के ऊपर जी, तो वो थंब जो है वो हो गया था वो डिसलोकेट जी। तो मैं 10 दिन के बाद जो है वो गया हूँ मैं हॉस्पिटल में। जी ठीक है, तो वो उन्होंने डॉक्टर ने जो है ना उसको पकड़ के सीधा किया थोड़ा सा और वो करके तो उसको वो कर दिया प्लास्टर। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद उसने मुझे भेज दिया घर। वो कहती हैं कि अभी जो बोन डॉक्टर्स है ना, ठीक है, वो आपको जो आगे वो देखेंगे। ठीक है। तो अभी 4 दिन हो गए हैं, अभी तक वो लोग मतलब वो कह रहे थे कि वो खुद ही वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो उनकी कोई कॉल वगैरह कोई नहीं आई और मैं अभी वो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, इसका दोबारा हॉस्पिटल जाऊँ या वेट करूँ उनका। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। कोई और कॉलर तो नहीं है अभी? है, बहुत शुक्रिया। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे साथ अभी ये थंब जो 2 इंजरी सवालात हैं। थंब इंजरी का मैं पहले बता देता हूँ। डिसलोकेशन अगर आपको हुआ है और उन्होंने प्लास्टर किया तो इतनी परेशान होने की बात नहीं है। डिसलोकेशन में सिर्फ फिंगर को स्ट्रेटन करना होता है और उसको हम स्लिंग लगा देते हैं बेसिकली, या फिर प्लास्टर जो भी, ताकि वो सीधी रहे। और ये प्रोसेस जो है वो इवन अगर उंगली टूट जाती है और अगर वो कॉम्प्लेक्स डिसलोकेशन नहीं है, यानी कि सीधी है, तो उसमें भी यही होता है, स्लिंग लगा देते हैं और वो खुद ही हील हो जाती है। तो उनको परेशान की इतनी ज़रूरत नहीं है इस वक्त। अपॉइंटमेंट आ जाती है, अपॉइंटमेंट टाइम लगता है ऑब्वियसली, लेकिन जो उनको ट्रीटमेंट मिलनी थी डिसलोकेशन के लिए वो मिल गई है। और हीलिंग प्रोसेस टाइम लेता है, इट विल टेक फ्यू वीक्स एंड दे विल हैव अ लुक एंड उसके बाद आपको सिंपल एक्सरसाइज वगैरह करनी होंगी एंड यू विल बी इंशाल्लाह फाइन। सो नथिंग टू वरी अबाउट एज सच। तो पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी साइमा ने सवाल किया था 41 ईयर ओल्ड के मसल वीकनेस हो रही है जनरलाइज्ड, और उसके लिए क्या किया जाए। तो जो पहली चीज़ है साइमा वो ये है कि आप जाके ब्लड टेस्ट करा लें। ब्लड टेस्ट में ये होगा कि जनरल होल टेस्ट ऑफ योर बॉडी विल बी डन। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी चीज़ की टायर्डनेस है या किसी चीज़ की कमी है, फ़र्ज़ की आयरन डिफिशिएंसी है या कोई डायबिटीज़ का इशू है या कोई भी है, तो उसमें हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मसल मास जो डॉक्टर जब भी देखता है तो उसको ये पता चलेगा कि कहीं से मसल स्पेसिफिक एरिया से तो नहीं लूज़ हो रही या वीक नहीं हो रही। तो वो पूरा न्यूरोलॉजिकल एक एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। उससे पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज़ हैं। उससे थोड़ा सा एक लिंक मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि क्या मसला हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वेट लॉस हो रहा है और मसल वीकनेस जनरलाइज हो रही है और डे टू डे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आ गया और सारी इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल आ गई है, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी अ न्यूरोलॉजिकल रेफरल। सो जो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उनको आपका जीपी जो है ना वो रेफ़र कर सकता है और वो प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं और उसकी लिहाज से फिर वो हो सकता है सीटी एमआरआई वगैरह अगर उनको कराने की ज़रूरत हो तो वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे और फिर वो इंशाल्लाह ताला दे विल कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन। बट अगेन बेसिक टेस्ट्स एंड देन इफ़ दे आर ऑल नॉर्मल एंड स्टिल वीकनेस, वाकई वीकनेस एक होती है, वीकनेस लोगों को लगती है, एक होती है कि नजर आती है हो रही है, तो वो अगर जीपीएस से सेटिस्फाई तो देन यू कैन बी रेफर्ड टू द न्यूरोलॉजी। ऑलराइट डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एज बताइएगा, नाम एंड क्वेश्चन प्लीज। मेरे एज 74 है, मैं या 74 जी। और मेरा सवाल ये है भाई कि रात को सोते वक्त मेरा ये हाथ पे एकदम नम हो जाता है, जैसे झांझरी बजती है। तो मैं इतना मारती हूँ मेरे हाथ को, डॉक्टर को बोलती हूँ चेक कराया, वो होता है ऐसा होता है, डायबिटीज है मेरे को, अर्थराइटिस है,
और बहुत सीधे से अस्थमा भी है। तो अभी डॉक्टर मुझे ऐसा बोलता है ऐसे कभी कभी हो जाता है। अभी इसका कोई दवाई नहीं है, कोकाकोडोमोल दे देता है, पेनासिल को देता है, पेनाडोल दे देता है, लेकिन ये हाथ मेरा काम नहीं करता, इतना नम हो जाता है। एक हाथ या दोनों हाथ? ये पहला एक हाथ था, अभी दूसरा भी शुरू हो गया है। तो ये खुद ठीक होता है या नहीं होता, पूरा दिन ऐसे ही रहता है? नहीं, रात को तभी सोते हूँ नहीं, तभी जांजरी हो जैसे खाली खाली चढ़ जाती है, हैंड में होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और कॉलर जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ। थैंक यू। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਜੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ना? आप ब्लड कैंसर की मरीजा हैं? हाँ जी, तो पर मेडिसिन नहीं कोई अभी उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं करी है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको शॉर्ट बता दूं, आपको घर में रहना चाहिए बिल्कुल। यू आर हाई रिस्क, आपको बिल्कुल चाहिए आप घर पे रहें। आई थिंक सो यस। वी हैव एनी अदर? नो। तो जस ये का तो आंसर हो गया। दूसरा उन्होंने पूछा था कि शी 74 ईयर ओल्ड, उनको नमनेस हो रही है हाथ में और ख़ास के ज़्यादातर इन द मॉर्निंग। तो इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली होता ही है कि जब हमारी सर्टेन एज होती है तो आर्थराइटिस हो जाता है हमारे जॉइंट्स में। सही है। और फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी एक तरफ सो रहे हैं, राइट साइड पे सो रहे हैं या लेफ़्ट साइड पे सो रहे हैं, तो वो जॉइंट की नर्व जो है ना इम्पिंज हो जाती हैं या दब जाती हैं कह लें, या जॉइंट जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है। उससे क्या होता है कि नर्व नमनेस या टिंगलिंग फीलिंग अगले दिन शुरू हो जाती है। उन्होंने जो हैंड का एक बोला था, ठीक है वो दवाइयाँ ले रही हैं। पहली बात तो मैं 2 बातें बोलूँगा। एक तो ये कि कोशिश करें कि उस साइड पे ना सोएं, कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक स्लिंग से आती है जो कि रिस्ट स्प्लिंट हम कहते हैं, वो पहन सकती हैं, उससे नर्व नहीं दबती। तो रात में उनको मेरा मशवरा ये होगा कि वो रिस्ट स्प्लिंट कहलाता है, वो कहीं से भी आप फार्मेसी से या अमेज़न से कहीं से भी आप ले सकते हैं अपने साइज़ का। वो कोशिश करें कि मेटल वाला लें ताकि हाथ सीधा रहे। रात को जब सोती हैं तो पहन के सो जाएं और उससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। पूरा तो कंप्लीट इस एज में मैं नहीं समझता कि फुल ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, लेकिन ये यूज़ करके देखें, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो फिजियोथेरेपी भी एक्चुअली बड़ी इफेक्टिव हो सकती है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए ये रिस्ट स्प्लिंट भी नहीं काम करो तो फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात की जा सकती है। राइट। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, लेकिन मैं कॉलर के पास जाने से पहले नाजरीन को बताता चलूँ कि डॉक्टर इमरान गोहर हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म होने में वक्त कम है। अगर हम किसी कॉलर का जवाब ना दे सकें या कॉल ना ले सकें तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना सवाल जो है वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर छोड़ सकते हैं, ताकि हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में उनके सवाल का जवाब दे सकें। अभी हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी की 30 साल उम्र है, तो उसका वेट बहुत बढ़ गया है। वेट जो है ना उसका बहुत ज्यादा हो गया है वेट। बेटा की बेटी क्या बताया? बेटी की 30 तो उसकी 3 साल हुए हैं, शादी हुए हैं। ओके। तो उसका वेट जो है बढ़ रहा है। डॉक्टर को दिखाया आपने? तो डॉक्टर को वो थोड़ा दर्द भी कह रही है, घुटनों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है। तो डॉक्टर को भी उसने बताया है, मगर डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं है, अभी वैसे एक्सरसाइज करें, ये करें वो करें। तो वेट के बारे में मुझे बताएं, वो उसको क्या दूं? और वेट कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मरियम बाबर है। जी मरियम जी क्वेश्चन करें। मुझे ये कहना था कि 2 हफ्ते पहले मेरे पास ना नॉर्मल हेडेक होता था, तो अभी 1 हफ्ता हो गया है और अभी ना मुझे ना शाम को हेडेक्स होता है जो सिर्फ 5 मिनट सिर्फ लास्ट करता है। उस टाइम 5 मिनट पे मेरे साथ दर्द होता है, मुझे मैं स्क्रीम करती हूँ और मैं चाहती हूँ सब लोग दूर हो जाए, और फिर 5 महीने के बाद ऐसे होता है जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर मुझे ये पूछना था। कब से हो रही है आपको?
ये अभी हो रहा है 1 हफ्ते से, और मुझे साथ साथ ना जैसे आदमी या किसी का चेहरा नजर आ रहा है, अगर मैं आँख बंद करूँ तो किसी का चेहरा नजर आता है फिर। ठीक है, आपकी फैमिली में तो नहीं होता लोगों को हेडेक्स? जी, आपकी फैमिली में हेडेक तो नहीं होते बेटा? फैमिली में नहीं, किसी को ऐसे हेडेक नहीं हुआ। और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 13 ईयर्स ऑफ एज, और आपको हो रहा है? ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, पहले खातून ने पूछा था कि उनकी बेटी हैं, उनको 3 साल हुए हैं शादी को, और शी इज़ 30 ईयर्स ऑफ एज, और उनका वेट बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वेट बढ़ने के लिए अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी शख्स के खाने पीने में ज़्यादती है, फ़र्ज़ करें कैलोरी हम मेजरमेंट का सबसे पहले तो बोलते हैं कि आपकी इनटेक एंड क्या है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स बहुत ज़्यादा रबिश फूड खा रहा है, फ़र्ज़ कीजिए टेक वेज एंड ऑल दोस हाई कैलोरी डाइट है उसकी, या शुगर इनटेक हाई है, और उसको पता है कि ये मेरा खाना जो है बदएहतियाती है कुछ अरसे से और उसकी वजह से हो रहा है, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही बोलते हैं कि एक फ़ूड डायरी बनाएं, कैलोरी काउंट करें और अपने फूड को रिड्यूस करें, नंबर 1। फ़र्ज़ कीजिए, और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करें, मीनिंग एक्सरसाइजेज एंड रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक बाय डिफरेंट मीन्स। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, फ़र्ज़ कीजिए कि और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसके लिए ब्लड टेस्ट का भी बोलते हैं। ब्लड टेस्ट में आप फुल ब्लड काउंट करा सकते हैं, जो भी जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं उसके साथ साथ थायराइड का टेस्ट भी होता है, वो भी करा सकते हैं, जिससे कि बाज़ दफ़ा हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से भी वेट गेन हो जाता है ख़वातीन में जी, तो उसके लिए भी ये आप कर सकते हैं। राइट, अच्छा। दूसरी जो बच्ची 13 ईयर्स ऑफ एज, बहुत ही ज़बरदस्त ने प्रिसाइज सवाल किया, हेडेक हो रहा है और छोटी हिस्ट्री है। मोस्ट कॉमनली बच्चों में हेडेक होने की वजह 2-4 हैं। एक तो हिस्ट्री शॉर्ट है आजकल, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ हेडेक इन किड्स इज़ डिहाइड्रेशन एज वेल। बच्चे पानी कम पीते हैं और वो उसकी वजह से उनको हेडेक शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि स्टिक टू बेसिक, इंक्रीज़ योर वाटर इनटेक, मेक श्योर कि ज़्यादा पानी पिएं। एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ दफ़ा माइग्रेन भी हो जाता है इस तरह से, या माइग्रेन, बड़ा माइग्रेन आने की निशानदेही भी होती है। बच्चियों में अक्सर पीरियड्स वगैरह के स्टार्ट में या एडोलसेंस में उनको भी ये इस तरह के हेडेक्स वगैरह होते हैं माइग्रेन के, तो वालदा से मशवरा करें या अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपको इस बारे में मशवरा देगा। लेकिन जो बेसिक है, स्टार्ट विद सम हाइड्रेशन, सिंपल पेन रिलीफ लें। माइग्रेन जो है वो अक्सर फैमिली में भी रन करता है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि फैमिली में किसी को, वालदा को, वालिद को या किसी और फैमिली मेम्बर्स को, तो वो हिस्ट्री भी एक होती है, उसमें विजुअल सिम्टम्स भी आते हैं एक्चुअली माइग्रेन में भी। और उसके लिए ट्रीटमेंट सिंपल है कि आप स्टार्ट विद पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन भी साथ ले सकती हैं अगर बहुत बुरा अटैक हो रहा है। राइट, एंड टेक इट फ्रॉम देयर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास सवालात और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम उस पर नहीं जा सकते। डॉक्टर इमरान गौहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब हमारे लिए खसूसी वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि आजकल के हालात के अंदर उन्होंने हमारे नाजरीन के लिए ये मौका फ़राहम किया कि वो हमारे नाजरीन के सवालात के जवाबात दे सकें। नाजरीन, आप हमारा ये प्रोग्राम बाद में यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास आपका कोई सवाल हो जो आप आज नहीं पूछ सके, तो आप हमें सवाल दोबारा पूछ सकते हैं। इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान रिजवान अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।